नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल में। और आज हम जिस वैकेंसी पर बात करने जा रहे हैं वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बिल्कुल सही, हाँ, ये 20 यानी कल की ही बात है। आज ये 21 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक दिन का डिले मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये पूरा पीडीएफ मैं अच्छे से पढ़ लेना चाहता था। इसमें जो जो वेबसाइट दी थी वहाँ हर जगह चले जाना चाहता था ताकि आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी और उसके बाद से भरेंगे आप, है ना। बाकी आप सामने अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका नोटिफिकेशन है। आप नीले वाला में जो देख रहे हैं इसका फ्रंट कवर है और जो आप इधर देख रहे हैं ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। क्लियर है दोस्तों। देखिए, टोटल आपको पता होगा 5,696 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकली हुई है। आप कोई भी कदम उठाएं उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, धोखे से भी कोई भी मल्टीपल फॉर्म जमा नहीं करेगा। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म जमा करना है, एक ही एप्लीकेशन भरना है, एक ही जोन के लिए भरना है। एक ही जोन से, आपको मालूम है रेलवे के कई सारे जोन होंगे, इसमें कौन कौन से जोन ने पार्टिसिपेट किया है, कितने कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज है, सब आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन एक बार आपको समझा दूंगा ना तो आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो सबसे पेचीदा और सबसे खतरनाक है ना। तो अपन उस पर बात करेंगे क्योंकि CBT 1 CBT 2 और फिर उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी, ट्रेड टेस्ट कितना, कौन सा क्वालिफाइंग मार्क्स, किसमें ज़्यादा लाना है, किसमें कम लाना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्ट्रेटजी तो आपकी देखिए, स्ट्रेटजी शुरू होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को समझने के बाद, तो है ना। जब आपको जैसे ही मैं समझा दूंगा उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी पे आप लग जाना, है ना। देखना जरा ध्यान से कि क्या चीज़ है जो मेरिट पे काम आ रही है। मेरिट को देख करके अगर आप तैयारी करोगे ना थोड़े से चालाक हो जाओगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया जो फॉर्म है ना, डेट पहले बताता हूं मैं। 20 जनवरी से ये ओपन है और आप 19 फरवरी तक आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ना पेज को ब्रॉड कर दूंगा। थोड़ा सा ये व्यू मैंने इसलिए रखा था ताकि आप नोटिफिकेशन अच्छे से समझ पाए ना। अब अपन इसे ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन का पहला पन्ना था। अब नीचे चलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नंबर कौन कौन सा है। चलिए, और ये इसकी फोटो है ईरा। तो अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ देखिए जरा डेट है ना, 20 जनवरी 19 फरवरी, ये याद रखना है। कोई गलती हो जाए तो आप 20 फरवरी से ये विंडो ओपन है, गलती जब हो जाती है ना तो त्रुटि को सुधारना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अच्छा, कईयों को ये भी है कि जैसे कि एप्लीकेशन फीस को रिलेटेड है ना, भाई जैसे आपने सुना होगा कि जनरल वालों से 500 रुपये लिए जा रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी कैटेगरी है जिसमें वुमेन भी आती हैं उनसे 250 रुपये लिए जा रहे हैं। ये फीस है, ये फीस है साहब। ठीक है, जनरल वालों से 500 रुपये और जो बाकी कैटेगरी 250 रुपये। आपको एक बात मैं बता दूं कि इसमें से सिर्फ वो 500 में से 400 रुपये तो वो आपको पहले ही वापस कर देंगे अगर आप उनके पहले टेस्ट में पहुंच जाएंगे, यानी CBT 1 में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप पहुंच गए ना, है ना, वहां देने पहुंच गए, आपने वो दे दिया, तो आपको 500 में से 400 रुपये वो वापस कर देंगे, आपके बैंक खाते में वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हाँ, उसमें से वो काटा जाएगा जो बैंक का चार्ज होता है ना, बस वो काटा जाएगा, बाकी आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ 100 रुपये ही फीस है उनकी। और बाकी कैटेगरी के लिए 250 नहीं है, 250 पूरा मुफ्त है भैया, पूरा फ्री है। तो आप 250 सिर्फ भर रहे हो, लेकिन जैसे आप CBT 1 दे दोगे तो इसमें से वो चार्ज काट लिया जाएगा जो बैंक का कुछ होता है, बैंक का चार्ज इन्होंने लिखा हुआ है ना, जो बैंक का जो भी चार्ज बनता होगा वो काट लेंगे, बाकी पूरा पैसा आपके खाते में वापस कर देंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो भी फॉर्म भर रहा है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहा है, वो जो है अपना ऑनलाइन पेमेंट ही करेगा और कुछ पेमेंट नहीं करना है। क्लियर है कहानी ना। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से इतना आप समझ में आ गया हो। टोटल पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, आपको टोटल से कुछ भी लेना देना नहीं, मैं आपको बहुत बार कई वीडियो में बता चुका हूँ। टोटल मत देखिए, आप ये देखिए कि आप कौन से जोन से भरने वाले हैं, वहां कितनी सीटें हैं इससे फर्क पड़ता है, और उसमें भी आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें इससे फर्क पड़ता है ना। तो अपनी तैयारी का लेवल हिसाब से। और ये देखिए, इनिशियल पे में तो आपको इतना ही मिलेगा, ये जितना लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, जो भी हो, ITI अगर आपने किया है, जैसे बहुत सारे फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, सबका खुला हुआ है। अब सर हमने ITI नहीं किया, हमने डिप्लोमा किया, तो भी भर सकते हैं आप। अगर सर हमने डिप्लोमा नहीं किया, हमने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग करी है, तो भी आप भर सकते हो। क्लियर है, सबके लिए ओपन है ये फॉर्म, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में ना। काफी सारी जानकारी मैंने बता दी। पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। चलें फिर नीचे की तरफ, चलिए चलते हैं। अब आ जाइए। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन है भैया, सिर्फ ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं। अब उनके लिए मैं बात करूं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे अपने, जो कहते हैं कि सर हम अभी फाइनल ईयर में हैं। देखिए, अगर मैं आपको समझा दूं, अगर आप कोई भी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, जैसे मान लो आप ITI कर रहे हो, आपका ITI का रिजल्ट नहीं आया, आप 8th सेमेस्टर में थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया, है ना, इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहा हूँ, या डिप्लोमा वाले हो, आपके 6th सेमेस्टर में रिजल्ट नहीं आया, या कुछ भी हो, कंबाइन वाले भी हो, जो भी जैसे भी हो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, अवेटेड है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप इसे नहीं भर सकते हैं।
क्लियर है कहानी ना। आप इसे नहीं भर सकते। अगर आप कभी भी रिजेक्ट हुए हैं, है ना, रिजेक्ट मतलब आपने कुछ गलतियां की हैं, पकड़े गए हैं इस बोर्ड में और आपके ऊपर लाल स्याही टंगी हुई है, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम एज वगैरह क्या है मैं वो नीचे नीचे धीरे धीरे बताते चले आऊंगा, ठीक है। आपको याद रखना है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ एक ही आरआरबी सिलेक्ट करना। बहुत सारे आरआरबी होते हैं ना, जैसे भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, बहुत तरह के हैं हमारे पास, है ना। आपको कोई एक ही आरआरबी चुनना है, एक ही जोन से भरना है, एक ही, देखो ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। एक से ज्यादा हुआ तो भैया वो क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे पूरा का पूरा फॉर्म। क्लियर है कहानी। कम्युनिटी वालों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, देखिए जैसे SC ST ये सब लोग है ना, जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्स सर्विसमैन भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, जो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में किसी और डिपार्टमेंट में, आपको मालूम है कि आपको NOC लगती है, तो आपको लेकर के ही आना भैया, पहले से ही सब तैयारी कर लो आप, NOC वगैरह। आप, मैं बता रहा हूँ, रेलवे ना बहुत छोटी छोटी चीजों पर निकाल देता है, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, NOC नहीं होगी, कहीं और काम करते हो, इस डिपार्टमेंट में काम करने के इच्छुक हो तो आप रखो। SC ST वाले अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बना लें, OBC वाले, नॉन क्रीमी लेयर वाले खासतौर पे, है ना, उनको ही आरक्षण का लाभ मिलता है, क्रीमी लेयर वाले तो जनरल कैटेगरी में ट्रीट होते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, इनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो आप वो बना लो। ऐसे EBC वाले हो गए, तो सब अपनी अपनी कैटेगरी का ना बना लो, है ना, कि क्या कैसा है। आगे चलें। अच्छा, विजन सर्टिफिकेट तो काम आएगा भैया, आंखों का जो टेस्ट है वो भी काम आएगा। कैसे कैसे मेडिकल टेस्ट होना वो भी देखिए, फॉर्म भरने से पहले ना अपना मेडिकल आप चेक कर लो, पहले चेक कर लो। इन्होंने सारे मानदंड तो दिए हुए हैं, और अगर कहीं कोई त्रुटि है तो इन्होंने बोला इस वेबसाइट में जाकर के आप उसे देख भी सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। तो एज भैया मिनिमम मांगी 18 और मैक्सिमम है 30, लेकिन ये किसके लिए, ये भैया जनरल के लिए है ना। बाकी सबको पता है, जैसे SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, और फिर और फर्दर कैटेगरी आ जाती है इसमें, है ना। कई कई जगह पर बहुत सारी चीजें जो है वो मैं बताऊंगा नीचे, धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। अभी बहुत ध्यान सुनना है आपको। एक बात ये हो गई, है ना, एज वाली बात भी अभी नीचे करनी है अपने को। देखिए मैं आपके साथ साथ चलूंगा ताकि PDF हमारी कहीं छूटे नहीं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप इसे भरेंगे, ये देखो लिखा हुआ ना, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, और उसमें सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। उससे पहले आपको स्कैन कॉपी कुछ तैयार कर लेनी है अपनी, ठीक है। काय काय की बताता हूँ मैं। अगर आप खुद से भर रहे हो तो आपको साइन हो गया, आपके क्या कहना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया। टोटल आपको 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रख लेना है, 12 काम आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ कहीं पर भी हार्ड कॉपी किसी को भेजनी नहीं है, सारी आपके पास ही रहेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही रखिए, ईमेल आईडी सही रखिए। क्यों रखना है मैं बताता हूँ। क्या है कि जब आएगा रोल नंबर, एडमिट कार्ड, तो वो आपको मोबाइल नंबर पे उसकी सूचना देंगे। उस सूचना में लिंक होगी, लिंक पे आपको क्लिक करना है, पहुंच जाना है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी आपका रोल नंबर। क्लियर है। तो मोबाइल नंबर ना इधर उधर का मत देना, वो वाला देना जो आपके पास मौजूद है। ऐसी ईमेल आईडी भी इधर उधर की नहीं होनी चाहिए, आपके मोबाइल पे वो चलनी चाहिए, तो उसको रोज चेक कर लेना। क्या होता है, स्पैम चला जाता है, तो एक आध बार खोलते रहा करो उसको, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद तो रोज चेक करना है आपको, ये ध्यान रखें। बाकी जब आएगा तो मैं तो शॉर्ट्स में उसको बना करके दूंगा ही आपको। क्लियर है कहानी, है ना। अभी अब मेरा मेन मुद्दा आज के इस वीडियो में आपको ये समझाना है कि भाई क्या कहते हैं, अच्छा ये 1/3 मार्किंग, ये तो मैं अभी बता ही दूंगा। नेगेटिव मार्किंग है भैया, है ना, नेगेटिव मार्किंग है, और कितनी है ध्यान सुन लो, 1/3 मार्क्स कट रहे हैं, है ना। 1/4 नहीं, 1/3 मार्क्स कटेंगे अगर गलत आंसर आपने वहां पे लगा दिया तो इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सा लेवल है वो देखेंगे। देखिए कोई भी आइटम लेकर के आपको जाना नहीं, सारे बैंड होते हैं ये, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस में, और मैंने बता दिया कि जो लास्ट ईयर में वो लोग नहीं भर सकते, उसमें साफ साफ बोला है ना। और कुछ खास नहीं है ना। चलिए नीचे चलते हैं आप सीधे। और बाकी SC ST वालों को भैया, जैसे कि आपको मालूम है कि आपको रेलवे का पास मिल जाता है, अगर आपको सेंटर कहीं और भी बनता है तो ऑन रिक्वेस्ट पर आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी, ठीक। मॉडिफाई आप कर सकते हो अपना फॉर्म, ये भी बता दिया मैंने। वैकेंसीज जो है, जैसे अभी अभी आपको दिख रहा है कि 5,696 नजर आ रही है, ये बढ़ भी सकती हैं और ये घट भी सकती हैं, तो ये यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर साफ साफ वो सब बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको भैया मेडिकल फिटनेस टेस्ट में जो है वो पास होना ही होना पड़ेगा, बिना मेडिकल फिटनेस टेस्ट के तो वो रखेंगे नहीं आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आ जाती है बारी विजन स्टैंडर्ड। आपको पता है असिस्टेंट लोको पायलट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, विजन स्टैंडर्ड, ठीक है। देखिए विजन, अच्छा मैं एज वाले में बात करूंगा ना, कि जैसे कई लोग को ये रहता है सर मैं 18 साल का हूं कि नहीं हूं क्योंकि मेरा ये सन है, तो मैं भी वो सन वाइज भी इसमें बता दूंगा कि कौन किस में आता है, और वो भी कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि OBC वाला सोचे कि सर मैं कौन सी एज में आता हूं, मैं आपको ना वो सन दे दूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप बस उस सन से उस सन के बीच में अगर आते हो तो आप भर सकते हो, सीधा, बिल्कुल सीधा इसका हिसाब किताब होता है। अच्छा देखो, जनरल फिटनेस में आता है फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो दूर की आपकी दृष्टि है, मतलब डिस्टेंट विजन, दूर जो देख पाते हो, वो 6x6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लास होनी चाहिए। वो भी फॉगिंग टेस्ट है, मतलब धुंध में, है ना। 6x6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लास मांगा है उन्होंने, ध्यान सुन लो।
अगर किसी ने लसिक ऑपरेशन करवाया हुआ है आंखों का तो वो इसे नहीं भर सकता है, ये बात आप अच्छे ध्यान से समझें। और जो पास की विजन है ना, जो पास देखने वाला वो 0.6 वो भी विदाउट ग्लास मांगा गया है। ठीक है, अब आपको सारे टेस्ट पास करने पड़ेंगे, जैसे कलर का जो विजन है वो भी आपको पास होना चाहिए, बायनोकुलर से भी आप अच्छे देख पाते हो, फील्ड ऑफ विजन अच्छी होनी चाहिए, नाइट विजन अच्छी होनी चाहिए, मेजोपिक विजन अच्छी होनी चाहिए, ये सब आपको पास करना पड़ेगा सारे टेस्ट। समझ गए? तो भैया ये देख लो आप पहले ना, इनमें से अगर आपके पास कोई भी खामी है तो आप इस फॉर्म के लिए पहले एलिजिबल नहीं है, तो बेफालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा ना, लसिक ऑपरेशन के लिए तो साफ साफ दिया उन्होंने, एक एक लाइन पढ़ी है इस पीडीएफ की बैठ करके। ठीक है, इसलिए इतना टाइम लगा दिया मैंने, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको सब चीजें मालूम चल जाएंगी धीरे धीरे करते हुए। चले आगे, है ना, और ये सब तो हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, देखिए एज वाली है ना बात, ये जो मैं कह रहा था, एस सी को 5 साल की छूट मिल गई है ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को छूट मिलती है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलती है। इनमें क्या फर्क होता है, मैंने कई सारे वीडियो में बहुत सारी बात की हुई है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे बहुत अलग बातें करनी है। 3 साल की छूट मिल गई। अब आप अगर एक्स सर्विसमैन है, मान लो आप जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो 3 साल, ओबीसी एनसीएल से तो 6 साल, एस सी वाले हैं तो 8 साल। ये एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी होगी जनरल, ओबीसी और एस सी में। ठीक है, ऐसे भैया कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग इन ग्रुप सी एंड S12 ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विद मिनिमम 3 इयर्स सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट विद मिनिमम 3 इयर्स। मतलब ये ऐसे लोग जो रेलवे में ग्रुप सी या ग्रुप डी में आते हैं, 3 साल से सर्विस कर चुके हैं, है ना, और जनरल वाले से हैं तो 40 साल तक मैक्सिमम एज, अगर उनकी 40 उनको मैक्सिमम एज दे दिया गया ना कि आप मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप भर सकते हो, अगर ऐसे लोग हैं तो ग्रुप सी ग्रुप डी है। ओबीसी तो 43 हो जाएगी, SC ST तो 45 जाएगी। मैंने कहा ना, SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और फिर ये तो 5 साल, 3 साल, और फिर ये जनरल। समझ गए ना, ऐसे काम चलता है इसमें पूरा का पूरा। अब ये क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे, और ये उनके बहुत सारे जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हुआ, जो विडो है, डाइवोर्स हो गया है, जुडिशियली सेपरेट हो गई हैं, और अगर ऐसे में अगर वो जनरल वाले हैं तो ऐसा, ओबीसी वाले तो इतना, और SC ST वाले तो इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब भैया जो ऐसे लोग जिन्होंने कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसेस है, ये कैटेगरी होती है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले, ये जो है इनके लिए शैल बी रिलैक्स टू द, अच्छा इनके लिए तो भैया वो उनके सर्टिफिकेट में ही मामला होगा। इनने ये नहीं बताया, इनने बोला कि आपको हम उस हिसाब से छूट देंगे जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में लिखा हुआ है। तो ये जिनका ये वाला कोर्स है वो ये ध्यान देंगे। और हु बिकेम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 25, जो 25 साल से पहले इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। जो परेशान हो रहे थे सर मैं कितने साल का हूँ, मैं कैसे पता करूँ, मैं इसको भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं तो मैं जो डेट लाइन दूंगा वहां से वहां तक आपको मैच कर लेना है। आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है, ये 2 जुलाई 1994, और ये तो सभी के लिए देखो आखिरी है 1 जुलाई 2006। इसका मतलब समझते हो क्या, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो। मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 ही है तो भी आप भर सकते हो जनरल वालों। समझ गए ना? या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम लास्ट समझो 1/7/2006 तो भी आप भर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/2006 है ना, तो आप इसे नहीं भर सकते, एक दिन का भी डिले नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? अगर आपके मार्कशीट में 1/7/2006 ठीक लिखा है आप भर लोगे, लेकिन अगर आपके में 2/7/2006 लिखा है आप नहीं भर सकते, एक दिन का भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, इसके तो ये मैंने कहा ना, देखो 1994 से लेकर के 2006, और डेट देख लो यहाँ 2 जुलाई, यानी कि अगर कोई बच्चा बोले कि मैं 1 जुलाई 2094 को पैदा हुआ हूं, वो नहीं भर सकता इस फॉर्म को, वो भर ही नहीं सकता। तो आप ऐसे मैच करो, ओबीसी वालों को देखो जरा, यहाँ पे 2 जुलाई 1991 दिया हुआ है ना, 3 साल का, और इनको मिलेगा आपको 5 साल का। तो ये तो यही तो मैं बता रहा था आपको, SC ST। अब यहाँ मैच कर लो, अगर आप इस डेट के पहले हो भैया, है ना, 2/7 मतलब समझ लो कि 1 जुलाई वाले हो, तो आप नहीं भर सकते। और ये तो सभी के लिए एक्सट्रीम लिमिट है, तो समझ गए ना? तो आपको अपनी देखनी, जैसे मान लो मैं रैंडमली बोलता हूँ कि किसी की बर्थ डेट है, मान लेते हैं 15 दिसंबर 1995। अब बताओ मुझे कि ये भर सकता है? ये बिल्कुल भर सकता है। 15 दिसंबर 1995 बिल्कुल भर सकता है। क्यों? क्योंकि 1994 है ना, 1994 है। मैं तो जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जनरल के तो सबसे कम उम्र है यहाँ पे भाई, बाकी सबको तो छूट मिली भी हुई है। समझ गए ना? तो 1995 तो जनरल वाला भी भर सकता है, और देखो 2000 तक भर सकता है। समझ गया ना? तो ऐसे आपको चेक करना, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ रखिए और पता कर लीजिए, बस बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिनको एज में दिक्कत है उनको बता दिया। और ये मैंने बता दिया, देखो जरा आपको कि 400 रुपये तो ये दे देंगे वापस से, जो भी बस बैंक का चार्ज बनेगा उसको, है ना, वो वापस हो जाएगा। ये मैंने आपको फीस के बारे में सबको समझा दिया था, है ना। और
इसमें कौन कौन 250 रुपये देगा और उन 250 रुपये वापस हो जाएगा पूरा का पूरा। पूरा नहीं होगा, कुछ चार्ज कटेगा उसका बैंक का होगा बस, बाकी आपको मिल जाएगा वापस, है ना, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ये। चलिए ठीक है। अब हमारा मेन ध्यान तो भैया किस में है, और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कौन क्या होते हैं, रिफंड कैसे होगा क्या होगा। तो रिफंड के लिए उन्होंने साफ साफ बताया भैया, आप अपना अकाउंट नंबर देंगे, सब लिखेंगे, है ना, तो नेम ऑफ बैंक सब बताएंगे, तब आपको ये सब होगा, ठीक। तो किसी और के साथ नहीं, अपना बैंक अकाउंट दे करके ये काम करना है आपको, अपने खाते से कटवाना है पैसे, ताकि उसी में वापस हो जाए ना, चेक थोड़ी ना दे रहे हैं वो लोग आपको। चलिए ना, ये आपसे मतलब का नहीं है, ये भी आपके मतलब का नहीं है ना, ये सब कुछ नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आ गया, आप अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई करेंगे, एक ही एप्लीकेशन जमा करेंगे, ये तो उन्होंने बार बार बोला, हर बार बोला, ताकि कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते आप कोई बात नहीं, तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ उसको। देखिए, पहली स्टेज आपकी CBT 1 है। जब आप CBT 1 को पार कर लेंगे तब आपको देना पड़ेगा सेकंड स्टेज यानी CBT 2, है ना। इसमें 2 हिस्से हैं, मैं बताऊंगा उनके बारे में डिटेल में। फिर जब आप CBT 2 पार कर लेंगे तब आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, ये तीसरा लेवल है। जब ये 3 पार हो जाएंगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद आखिरी में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्या क्लियर होगी कहानी पूरी? सबके लिए जो एडमिट कार्ड आएंगे वो अलग अलग आएंगे, सेम आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल पर भेज दिया जाएगा, उस हिसाब से काम होगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, एक एक पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे CBT 1 पे, तो आप कंफ्यूज होना ही नहीं, है ना, बिल्कुल मत होना, ठीक है। देखो, मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ ना, आप आराम से सुनो, लगे तो दोबारा सुन लेना इसको, पर कंफ्यूज नहीं होना। इससे क्या है ना, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू होने वाली हैं। क्या 5 स्टेज में आपको मालूम है कि आपको सिलेक्शन होना है? CBT 1, CBT 2, फिर CBAT, और फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या है, मैंने आपको विजन यानी आंखों के बारे में बता दिया कि दूर का 6/6 और पास का 0.6, विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस, कलर दिखना चाहिए, सारे टेस्ट आप पास कर लेने चाहिए। अगर इनमें से एक भी दिक्कत है, फॉर्म मत भरो, मैं साफ बता रहा हूँ, दुख मत बटोरो। जहां लगे नहीं कोई बात नहीं ना, दूसरे एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, मैं और फॉर्म बनाता हूँ ना यहाँ पर, और भी फॉर्म के बारे में बात करता हूँ मैं, तो आपको क्यों चिंता करते हो आप? ठीक है, चले। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, इसमें क्या टाइम है, कितने मार्क्स है, क्या क्या आएगा, सब बात करने वाले। तैयार है? चलिए सुनते हैं। ये रहा बेटा फर्स्ट स्टेज CBT 1। मैं इसीलिए PDF लेकर के बैठा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं बताऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, सामने हमारे पास प्रूफ होना चाहिए अपन क्या बातचीत कर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि CBT 1 विल बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम, ओनली अ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट। क्या समझते हो इसका मतलब आप? ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब जानते हो क्या? जहां पे स्क्रीनिंग लिखा हो ना, इसका मतलब ये है, ये ना सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका मेरिट लिस्ट में कुछ भी मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो मान लो कोई सोचे कि मैं CBT में फुल में से फुल ले आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सॉरी, आपको भैया सिर्फ उतने लाने हैं जितनी की जरूरत है। आप इसमें 100 में 100 ले आए, मान लो, आप क्या कर लोगे? वो मार्क्स तो वो काउंट ही नहीं कर रहा ना, सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स तो काउंट ही नहीं हो रहे ना। तो यहां मत मेहनत करना। अब ध्यान सुनो जरा। तो देखो, सिर्फ आपको एक स्क्रीनिंग है, ये सिर्फ पास करना है। अब सर कितने नंबर से पास होगा, तो वो मैं नीचे बताने वाला हूं। अब आपके पास बिल्कुल सही चीज आ गई, तो ध्यान सुनो जरा। तो जो लोग इसको पास कर लेंगे, बस वही लोग CBT 2 दे पाएंगे, यानी आपको इसको तो पार करना पड़ेगा। और कितने नंबर मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, मैं वो बताने वाला हूं। और याद रखना, निगेटिव मार्किंग है 1/3, इसलिए जबरन आंसर मत लगाना, है ना। ये देखो लिखा है ना, इसका जो CBT 1 का जो मार्क्स रहेगा, वो शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। जब फाइनल पैनल तैयार होगा, सब मार्क्स वार्क्स काउंट नहीं करेंगे वो लोग, इसको गिन नहीं रहे, सिर्फ पास करने के लिए आपको रखा हुआ है ना। और अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो लोग कैटेगरी वाइज से भर रहे हैं, OBC SC ST वाले, इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि अगर कैटेगरी वाइज आपने शॉर्टलिस्ट हुए हो, मतलब आपका कट ऑफ मार्क आपकी कैटेगरी से आपने पास किया है, तो आप थ्रू आउट अपनी कैटेगरी में रहेंगे, यानी भले जनरल की कोई सीट खाली हो जाए तो भी वो आपको नहीं मिलेगी, है ना। आपको अपनी ही सीट में रहना पड़ेगा, समझ गए ना। तो यही तरीका है, या तो आप जनरल से फॉर्म भर दो, तो आप जनरल की सीट में हो। अगर आप अपने रिजर्वेशन का फायदा उठाते हो, तो फिर आपको रिजर्वेशन में ही रहना पड़ेगा। आपको वो पहले से मामला नहीं होगा कि जनरल की कोई सीट खाली होगी तो आपको उसमें मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके भले मार्क्स ज्यादा हो, लेकिन आपको OBC में रहना पड़ेगा। जितनी सीटें OBC की हैं, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचेंगे आपका मार्क्स ज्यादा है, जनरल में आपको सीट मिल जाए, किसी जनरल वाले का कम है, तो ऐसा नहीं होगा। जनरल वाले जनरल फाइट करेंगे, OBC वाले OBC में, SC वाले SC में, और ST वाले ST में ही फाइट करेंगे, अगर कैटेगरी वाइज आपने चुना है तो। अगर जनरल में आपको फाइट करना है तो जनरल ही होना होगा, कि किसी कैटेगरी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये थर्ड पॉइंट यही कह रहा है। चलिए समझ जाएगा, नहीं तो खुद भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश में भी साफ साफ लिखा है, मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया। अब पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 1, भाई सबसे इंपॉर्टेंट सर, अब ये तो हमने बहुत कुछ समझ लिया, इसका पैटर्न बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए। बेटा सबसे पहले याद रखो, 1 घंटा मिलेगा आपको, 60 मिनट। कंप्यूटर पे टाइमर शुरू हो जाएगा जैसे ही आप बैठोगे। आपको टोटल सामने 75 सवाल नजर आएंगे, और हर सवाल एक एक नंबर का है, ये देखो लिखा हुआ है, हर सवाल एक एक नंबर का है। गलत हो गया तो 1/3 मार्क्स को काट लेंगे।
क्लियर हो कहानी? तो सर आपने कहा था कि पासिंग मार्क्स चाहिए हमको, तो देखो सर, तो मान लो मैं जनरल कैटेगरी से हूं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, तो आपको बेटा 75 मार्क्स का है ना, टोटल 75 मार्क्स का 40% कर लो, उतने मार्क्स आपके क्वालिफाइंग है, फिक्स है। 75 का 40% अभी निकाल लेना, जितना आता उतना नंबर आपको चाहिए, आप सीबीटी 1 पार हो गए, सीबीटी 2 के लिए जा रहे हो। ओबीसी एनसीएल वाले 30% लाना पड़ेगा, और एससी वालों को 30% लाना पड़ेगा, एसटी वालों को 25% लाना पड़ेगा। ये देखो ये लिखा हुआ है। क्या क्लियर हूं मैं? क्या क्लियर हूं मैं? आपको समझ में आ गया? सर ये तो समझ में आ गया, आप सिलेबस और बता दो। आप हम समझ गए कि हमारे हमारे जो परसेंटेज है ये डिसाइडेड है बिल्कुल। ठीक है, सिलेबस देखो बेटा, सबसे पहला इसमें आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स है। मैथ्स कौन सी? 10th लेवल की। देखो जरा, नंबर सिस्टम, बॉर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा ना। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ब्याज दर, दुनियादारी है ना, हानि लाभ, एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई है ना, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, उम्र वाले नहीं, पूरा 10वीं का मैथ सही है। अब दिमागी संतुलन के ऊपर जो टॉपिक है उसको देखो। मेंटल एबिलिटी, वो रीजनिंग, एनालॉजीज हो जाएगी। अल्फाबेट वाले नहीं होता कि ये अल्फाबेट, ये नंबर सीरीज हो गया, सीरीज नंबर सीरीज वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा, रिलेशनशिप, सिलॉजिज्म आ जाएगा, जंबलिंग, इधर उधर वर्ड कर देंगे, वेन डायग्राम तो कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, सफिशिएंसी आ जाएगा, कंक्लूजन, वो कथन निष्कर्ष वाला मामला, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज वाला, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन, सब थोड़ा थोड़ा ये हेडिंग डालो, पढ़ लो यार, यूट्यूब से ही पढ़ लो तुम, सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके सारे टॉपिक का ज्ञान ले लो, सवाल लगा लो इनके, तैयारी तो पूरी करो, सिलेबस पूरा करो, सिलेक्शन पक्का होता, नहीं तो सिलेक्शन के पास पहुंचोगे, तुमको बहुत अंदर विश्वास आ जाएगा कि यार मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए बेटा, सिलेबस होना चाहिए, फिर मजा आता तभी। अब देखो साइंस से क्या क्या आएगा, देखो 10th लेवल की साइंस, जितने चैप्टर है ना, 10th की फिजिक्स, 10th की बायो, 10th की केमिस्ट्री खोलो, है ना, 10th ले लो एनसीईआरटी, और पूरे एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब पढ़ डालो, उसी में से जो आना आ जाएगा। क्लियर है कहानी? चलो, जनरल अवेयरनेस, नहीं तो एक काम करना, मैं भी 10वीं की साइंस पढ़ाने वाला हूँ, पूरी साइंस है ना। क्या बोर्ड का मैं पढ़ाता ही हूँ बेटा, बोर्ड एग्जाम्स को मैं पढ़ाता हूँ, मेरी तो कोचिंग ही है उस मामले को लेकर के। हम भोपाल में गायत्री एजुकेशन क्लास नाम से हम खोल के ही रखे। अभी मैं उसमें ना पूरा क्रैश कोर्स डालने वाला हूँ, तो तुम एक काम करना, उसको सुन लेना डबल स्पीड में, तुम्हारा काम हो जाएगा, 10th साइंस तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब 10th की मैथ्स बची है, वो भी मेरे पास ही मिल जाएगी तुमको, क्रैश कोर्स अभी डल ही रहे, और हम वो 10-15 दिन में खत्म कर देंगे आपका 10th साइंस और 10th मैथ्स, तुम मेरे से ही ले लो तुम। ठीक है। हाँ, अब बचे बाकी दो टॉपिक, वो तुम्हें करने पड़ेंगे कहीं से, तो वो भी यूट्यूब से कहीं ना कहीं से पढ़ लेना भाई, दे तो ना फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ करो। 2 चीजें मैंने दे दी बेटा, मैं तो 10 सालों से ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, तुमको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा उससे ना। तो जाना, मैं बताऊंगा ना, चैनल का नाम हमारे क्या है, जीईसी। अरे मेरे चैनल से ही जुड़ा है मेरा दूसरा चैनल, उसमें हम पढ़ाते हैं, इसमें हम जानकारी देते हैं, इतनी सी बात है। जनरल अवेयरनेस बेटा, करंट अफेयर वगैरह, अब तुम्हें मालूम है करंट अफेयर पढ़ाने वाले 30 मार्क का बिल्कुल यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, किसी अच्छे को पकड़ना और उससे पढ़ लेना। समझ गए? ये सबसे बेहतरीन होती है बेटा, कोई किताब ले लो करंट अफेयर की, साल भर की, है ना, उससे उठा करके पढ़ लो। ठीक है। अगर पढ़ पाओ तो, पढ़ने में अच्छे हो तो पढ़ लो, जैसे घबराओ मत। अगर यूट्यूब से सुनना आपको पसंद है तो आप यूट्यूब से सुन लो, लेकिन फिर वो वीडियो के नोट्स आपको निकालने पड़ेंगे, पीडीएफ निकाल लो, या एक बार सुनने के बाद ना आपको पढ़ने के लिए वो होना चाहिए। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करिए, टेक्नोलॉजी आप ही के लिए। ठीक है। करंट अफेयर से जुड़े, यही नहीं कि बस अब कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ वहाँ का यही पढ़ते रहे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छे ध्यान देना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है, इसका करंट अफेयर भी चाहिए। स्पोर्ट्स में क्या हुआ करंट में, कल्चर में, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, और इन सब में आपको ध्यान देना है भैया। ठीक है। अब राम मंदिर तो बनी रहा, आपको ध्यान रखना कि उस पर भी बहुत सारे सवाल, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा भाई, कुछ भी हो सकता है उसमें, कौन उसका केस लड़ा था, थोड़ा सा आप उसका इतिहास इतिहास पढ़ लो, कब क्या हुआ था दुनियादारी, है ना, अब आपको मालूम है। देखो, तो जो लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे बेटा, अब आती है सीबीटी 2 की बारी। सीबीटी 2 को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, कितने पार्ट में बांट दिया? अच्छा, इसका जो है मेरिट में नाम आएगा भाई, लेकिन सर इसमें तो 2 पार्ट आपने बताया, मैं आपको बताया था। देखो, एक ये पार्ट ए में बटा हुआ है, पहले आपको पार्ट ए देना पड़ेगा, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ध्यान सुनो, ये नहीं कि दोनों एक साथ हो जाएंगे। पार्ट ए होगा बेटा, और फिर इसी सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, फिर पार्ट बी भी होगा। पार्ट ए ही है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरिट में काम आने वाला है। पार्ट बी का मेरिट में कोई नामो निशान नहीं है, मगर अगेन ये क्वालिफाइंग है। तो सर इसमें है क्या पार्ट बी बेटा? इसी में आएगा आपका ट्रेड टेस्ट, जो आपने आईटीआई, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा जो भी किया है ना, उससे जुड़े सवाल इसी में रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई करना है। सर क्वालिफाई जब जब वर्ड आता है, क्वालिफायर नाम जब जब आता है, क्या बेटा, क्वालिफायर नाम जब जब आता है, तो अपन को ये नहीं लगता कि अपने को परसेंटेज पता होना चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स ले आने। हाँ, तो मतलब यहाँ पर हमें परसेंटेज फिर से बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पार्ट ए में ये सब नहीं होगा, इसमें तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेकर के आना है भैया, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेकर के आना है। भले मैं बता दूं कि पार्ट ए में इतने इतने नंबर से पासिंग मार्क्स तो इसमें भी डिसाइड है
इतना पासिंग माना जाएगा। लेकिन क्या इसके पासिंग मार्क्स लाने, अगर इसका मेरिट में नाम आ रहा है तो इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो नहीं, इसका पासिंग मार्क्स से ऊपर लेकर के जाना है। क्लियर है? तो पार्ट ए मेरिट में काउंट होगा, पार्ट बी मेरिट में काउंट नहीं होगा, पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो कितना परसेंट क्वालिफाइंग है मैं बताऊंगा, ट्रेड टेस्ट से जुड़ा हुआ है पार्ट बी। पार्ट ए आपका अगेन ये मैथमेटिक्स और ये सब फालतू चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन पार्ट ए के मार्क्स मेरिट में जुड़ रहे हैं, तो इसका भी पासिंग या मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स तो मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स से मतलब नहीं, यहां मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर पार्ट ए में लेकर के आना है। क्लियर है कहानी ना? पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई कर लेना है, पार्ट ए में मुझे बहुत सारे नंबर लाने हैं। ओके है, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखना है कि पार्ट ए पार्ट बी में क्या क्या है, वो समझेंगे, टाइम लिमिट कितनी मिल रही है वो देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आता है, हम बात करेंगे CBT 2 के बारे में। इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। आप देखो टोटल पार्ट ए पार्ट बी का टोटल जो टाइम है बेटा वो है 2.5 घंटा, है ना। और टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 175, ये टोटल बताया। अब मैं आपको सिर्फ पार्ट ए का बता रहा हूं कि पार्ट ए में 175 में से कितने क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे में से कितना टाइम पार्ट ए को मिला हुआ है। तो पार्ट ए को देखो बेटा, 2.5 घंटे में से 90 मिनट मिले हैं पार्ट ए को, और 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, और आपको मालूम है ना इसके नंबर मेरिट में आएंगे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए। फिर पार्ट बी में आप देखोगे सिर्फ 1 घंटा मिला हुआ है, 75 क्वेश्चन करने हैं, और मालूम है ना ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में से कोई लेना देना नहीं है। और ये हमारे ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ट्रेड मतलब इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल के क्वेश्चन, फिटर के, और या कुछ भी हो सकता है वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, एक तिहाई किसी में भी कटेंगे अगर गलत आंसर दिया तो आपने। ठीक है, अब आते हैं सर, तो पार्ट ए में हमें कितना नंबर मिनिमम चाहिए, लेकिन हमें इसमें मिनिमम नंबर से लेना देना नहीं है, हमें बहुत ज्यादा नंबर लेकर के आना है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 40% नंबर लेकर के आएंगे, ओबीसी एनसीएल वाले 30% नंबर। ये पासिंग मार्क्स है ना, किसके लिए? पार्ट ए के लिए। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि पार्ट ए के मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे, बार बार बोल रहा हूं बेटा, बार बार पार्ट ए मेरिट। तो भले उन्होंने पासिंग मार्क्स दे दी कि इतना पास माना जाएगा, लेकिन मेरिट जब बनेगी तो 40% नंबर कोई लेकर के आया है, और कोई इसी में 60% लेकर के, सिलेक्शन किसका होगा बेटा? 40 वाले का नहीं होगा, 60 वाले का होगा। इसलिए याद रखो, ये सिर्फ कल पासिंग मार्क्स बताया है पार्ट ए का, आपको मैक्सिमम लाना, आप मैक्सिमम याद रखो, भूल जाओ ये सब। ठीक है, बाकी मैं बता जरूर दे रहा हूँ, ये सामने लिखा हुआ है, बोलूंगा नहीं मैं इसको। सर फिर पार्ट बी हमें बताओ, उसमें कितना क्वालिफाई? बेटा पार्ट बी में सिर्फ 35% मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, ये सबके लिए, इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, पार्ट ए जैसा कि मैंने कहा आपको मेरिट में काउंट होगी, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेकर के आइए। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेकर आइए। पार्ट बी जो कि क्वालिफाइंग है, ट्रेड से जुड़ा हुआ है, मेरिट में काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट पासिंग मार्क्स रहे हैं, कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 75% नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये कितने नंबर का हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया था कितने नंबर का है भाई, पार्ट बी आपको 75 नंबर का है, तो इसका 35% निकाल लो, और सब कैटेगरी के लिए 35% है, इसमें कैटेगरी वाइज नहीं बांटा पार्ट बी में उन्होंने, सबके लिए वही 35% ही लेकर के आना है। ठीक है, अब सिलेबस देख लो भैया, पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरिट में आएगा, इसमें ज्यादा नंबर लाने हैं। अगेन मैथमेटिक्स वही, नंबर सिस्टम, बॉर्ड मास है, तो पूरा का पूरा वही सर जो लिखा था सर। अब सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें आपको एनालॉजीज, है ना, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, लॉग्स, ये देख लो जो भी मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा वही है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है, जैसे ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। हाँ अभी देखो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आ गए बेसिक में, तो मतलब आपको पार्ट ए थोड़ा सा हैवी मिलेगा भैया, है ना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, की आप थोड़ा थोड़ा सा ना वो उससे जोड़ रहे हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, ये मतलब समझ रहे हो आप, आपने जो पढ़ा है वहां से आता है पूरा। एनवायरमेंटल एजुकेशन, सिंपल लिवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये सब हो गया। ठीक, आप यहाँ पे टॉपिक और अच्छे से देख लेना। अब पार्ट बी जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये देखो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट। ठीक, और 35% सभी को नंबर लाने हैं, तो सब पास हो जाएंगे इसमें। सिलेबस क्या है देखो, ये ट्रेड से जुड़ा हुआ है, तो सिलेबस अगर आपको देना है ना, तो उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर चले जाओ, नाम लिखा हुआ है dgt.gov.in। ठीक है, इस पे जाना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब सर बात यह है कि मैंने तो मैकेनिकल से किया है, तो मैं कौन सा ट्रेड वाला दूंगा, क्योंकि वहां पे तो एग्जाम में तो आपको मतलब फॉर्म भरोगे तो वहां तो टिक लगाना पड़ेगा, तो मैं कौन सा वाला दे सकता हूँ? अब मैं आपके उस सवाल का जवाब दे सकता हूँ ना। देखो मैंने कहा था डिग्री डिप्लोमा सब भर सकते हैं, आईटीआई वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, उनके लिए तो है ही है, इसके अलावा डिप्लोमा डिग्री वाले भर सकते हैं। ठीक है, एज मैंने आपको बता दी, एज आपको देख लेना है। अब देखो मान लो किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन में कुछ उसने और भी किया हुआ है, ऐसा कोई है बंदा, या अब वो डिप्लोमा वाला भी हो सकता है और डिग्री वाला भी हो सकता है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, है ना, अच्छे सुनेंगे। ये बंदा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड भर सकता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाला ट्रेड भर सकता है, वायरमैन भर सकता है, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर भर सकता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए भर सकता है, इतना ही भर सकता है, सामने लिखा है बेटा।
ये इलेक्ट्रिकल था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उससे जुड़ा हुआ कोई भी स्ट्रीम है वो, डिप्लोमा या डिग्री वाला, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भर सकता है और मैकेनिक रेडियो टीवी के लिए भर सकता है। ये ट्रेड के लिए वो टेस्ट दे सकता है, तो आपको इसी ट्रेड से जुड़े हुए टेस्ट मिलेंगे पार्ट बी में। अब मैकेनिकल वाला, और मैकेनिकल जुड़ा कोई भी ब्रांच हो, है ना, इससे मिक्स जुड़ा हुआ, तो वो फिटर के लिए भर सकता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस एंड मैकेनिक, इन सब के लिए भर सकता है। कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाला हो या उसके मिक्सचर में उसने कुछ किया हो, तो वो मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सब हो सकता है। क्लियर है कहानी? तो ये था पार्ट बी सीबीटी 2 का। अब मान लो आपने सीबीटी 1 निकाला, आपने सीबीटी 2 पार्ट ए बहुत अच्छे नंबर ले आए, पार्ट बी आपने क्वालिफाई कर लिया 35% मार्क्स से। जब इतना हो जाएगा तब आपको ये भेजेंगे कहाँ, सीबीएटी, यानी कि अब तीसरा चरण आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन एक बात ध्यान सुनो सर, आपने अभी भी बताया था कि जो सीबीटी 2 है उसमें दो पार्ट है, एक है पार्ट ए और एक क्या है, पार्ट बी। तो ये तो हमें 35% नंबर लेकर के आने थे, तो सर इसमें कौन लोग पास माने जाएंगे? जो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे पार्ट ए में, क्योंकि इसी में तो मेरिट बननी है, इसी में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है। देखो सीबीटी 2 में क्वालिफाई वही माना जाएगा जिसका पार्ट ए में सबसे ज़्यादा है, और ये इसमें सिर्फ पास कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फेल हो गया और इसमें बहुत सारे नंबर है, वो रिजेक्टेड है। इसमें तो आपको ये तो लाना ही है, मस्ट है ये, तभी इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आओगे तो मालूम है ना, फिर धीरे धीरे करके आप जब इसमें बहुत सारे नंबर ले आएंगे, है ना, तो इसी के नंबर के बेस पर आपको मिलेगा सीबीएटी। क्या मिलेगा बेटा? सीबीएटी। ठीक है, अभी क्योंकि मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो रही, तो देखो जो लोग भी इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आएंगे जो मैंने बताए थे ऊपर पार्ट ए के लिए भी, तो उनको भी सीबीएटी देने को तो मिलेगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में फिर उनका नाम नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर में बार बार बोलता हूं उसमें। ठीक है, ध्यान सुन लो, तो सीबीटी 2 का पार्ट ए ही मेरिट में काम आएगा और यही आपको आगे सीबीएटी में लेकर के जाएगा, और तो आपको बाकी पता ही है। ठीक है, अब भैया सीबीएटी में जब आप जाओगे, जब आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, आपके लिए एडमिट कार्ड आएगा सीबीएटी के लिए, तो आपको चाहिए विजन सर्टिफिकेट। बहुत ध्यान से अपना विजन सर्टिफिकेट पहले से तैयार कर लो। विजन सर्टिफिकेट वही जो उन्होंने बताया था कि दूर का 6/6 दिखता है, पास का 0.6 है, कलर विजन आपका अच्छा है, डिस्टेंट विजन सब अच्छा है। तो ये जब होगा ना, तो ये आपको पहले दिखाना पड़ेगा उनको, तब वो आपको सीबीएटी देने पड़ेंगे। अगर आप ये सर्टिफिकेट भूल गए या नहीं बनवाया, कुछ हुआ, वो मोहलत नहीं देंगे, आपको सीबीएटी देने को नहीं मिलेगा। तो आपको विजन सर्टिफिकेट पहले से बनवा लेना है। सीबीटी 2 क्लियर हो जाए या पहले से ही बनवा लो, सीबीटी 2 जैसे क्लियर होगा तो आपको विजन सर्टिफिकेट पहले दिखाना पड़ेगा बेटा, बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद ही वो सीबीटी यानी थर्ड फेज में आपको पेपर देने देंगे, वरना वो पेपर आपको नहीं देने देंगे। सीबीएटी में क्या होता है मैं बताता हूँ, बहुत सारे बैटरी टेस्ट होते हैं, बैटरी टेस्ट हो गए, विजन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, सब में आपको पास करना पड़ेगा, है ना, सब में आपको पास होना पड़ेगा। तो बता रहा हूँ ना मैं, यहाँ पहुंचते हैं आप, ये रहा। अब ये देखो सीबीएटी के बारे में पढ़ो, तो ये सब उन्होंने वही लिखा है कि कहाँ कहाँ से आपको पास होकर के आना पड़ेगा। ये देखो, शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीएटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए। देखो पार्ट ए में, किसके पार्ट ए में? सीबीटी 2 के पार्ट ए के मार्क्स के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा वहाँ पे, तब जाओगे आप अगले में। और देखो विजन सर्टिफिकेट लेकर के आना है, जिसके बिना आपको परमिट ही नहीं किया जाएगा, अलाउड ही नहीं करेंगे सीबीटी में, बैठ जाओ आप। ठीक है, अब ये सबसे मैंडेटरी बात है कि जो सीबीएटी हमारे जो टेस्ट होगा उसमें बेटा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना, 2-3 टेस्ट जितने भी होते हैं, आपको हर टेस्ट पास करना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, क्लियर, मस्ट क्लियर ईच टेस्ट बैटरी, है ना, या ईच सेक्शन ऑफ सीबीएटी, अलग अलग आपको सब में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सर सब में क्वालिफाइंग मतलब कितने? देखो बेटा, जितने भी इनकी बैटरी टेस्ट है, जैसे मान लो 3 होते हैं बैटरी टेस्ट, सब में आपको 42 नंबर लाने होंगे, 42 नंबर लाने होंगे। ठीक, सिर्फ 42 ये पासिंग मार्क्स है उसमें, है ना, मस्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये टेस्ट, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सीबीएटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो सीबीटी 1 में थी, सीबीटी 2 में थी, सीबीएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, आपको कोई भी इसमें जानकारी चाहिए तो देखो ये इन्होंने दिया है कि अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए सीबीटी कैसी होती है, तो आप ये ना, ये वेबसाइट, ये देखो लिंक लिखा है rdso.indianrailways.gov.in में जाओगे, वहाँ वर्टिकल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाना, उसमें क्लिक करोगे तो टैरिफ, ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी मिलेगी, उसमें क्लिक करोगे तो साइकोलॉजी एंड कैंडिडेट्स कॉर्नर मिलेगा, और फिर एयर करके ये देखो जरा, फिर या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वेबसाइट पे चले जाओ, है ना, ये देखो ये दिख रही सामने, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आप वहीं पे पहुंच जाओगे, या टाइप कर देना, मिल जाएगा आपको। क्लियर, मैं आपको दे ही रहा हूँ बाकी। तो देखो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें ये कहा है सीबीएटी में कि भैया आपको सारे टेस्ट अलग से ही पास करने पड़ेंगे, हर एक टेस्ट जितने भी होंगे इसके अंदर सब में पार होना पड़ेगा, और मिनिमम जो मार्क्स इन्होंने बोला है वो है 42 मार्क्स हर, मतलब सब में, देखो मैंने कहा ना 42 मार्क्स सब में लेकर, ये मिनिमम सिक्योरिंग मार्क्स है कि पास होना। पर आपको ये ध्यान रखना है कि सीबीएटी के मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे, तो इसलिए 42 बस मत लेकर के आ जाना, 42 से ज्यादा लेकर के आना है, तो मिनिमम परसेंटेज बता रहे हैं आपको।
अब मैं बात करता हूं बेटे। सर तो मेरिट दो चीजों में हमें समझ में आ रही है ना, जिसमें सीबीटी 1 का तो कोई रोल नहीं है, सीबीटी 2 का रोल है, लेकिन उसके भी सिर्फ पार्ट ए का रोल है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सीबीटी 2 में ही से हमें सीबीएटी में जाने का मौका मिल रहा है। सीबीएटी देखो पार्ट ए बेटा मेरिट में आ रही है, तो उससे सीबीटी ए भी आ रही है क्या, सीबीएटी भी आ रही है क्या, हाँ बेटा ये भी मेरिट में आ रही है। अब किसका कितना वेटेज है देखो ध्यान से, अब तुम्हें समझ में आएगा। तो बेटा सीबीटी 2 पार्ट ए है ना, इसका टोटल परसेंटेज आपके मेरिट लिस्ट में 70% का है, और बाकी सीबीएटी यानी कि 30% का है। ये होगा बेटा 100%। ये है मेरिट जो तैयार होनी है। क्लियर हो गई कहानी, अब आपको पूरे अच्छे समझ में आ गया कहाँ जाना है। जब आपका ये बहुत अच्छा होगा तो देखो पहले तो आपको ये सब निकालना है। जो लोग ये सब क्वालिफाई कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी अगर वो पार हो जाते तो बस ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन मेरिट लिस्ट किस पे बन रही है, बहुत ध्यान सुनो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं बन रही है। ये तो आपको सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल और सही पेश करने पड़ेंगे, इसमें फेल होगा तो फेल माने जाएंगे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में पूरा पास होना पड़ेगा। लेकिन मेरिट बेटा सिर्फ बनती है किसकी, सीबीटी 2 के पार्ट ए की और सीबीएटी की। ये देखो 70 और 30, बस आप समझ चुके हैं कैसे क्या अप्लाई करना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। उसके लिए बस मैं इतना बता सकता हूँ यहाँ पर, देखो आप उसमें हम बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। ये वीडियो में मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आपको दी है। इसको डबल स्पीड में सुन लेना, दोबारा सुन लेना, लेकिन कोई गलती प्लीज मत करना। इसे भरते वक्त दोबारा आप ये अफोर्ड नहीं करो, एक बार रिजेक्ट हो गया दोबारा नहीं भर पाएंगे आप, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारे जो आपके स्कैन डॉक्यूमेंट के साइज रहेंगे वो 30-70 के बीच में रहेंगे, उसको ध्यान रखना है। जो भी फोटो आप खिंचवा रहे हो उसकी 12 कॉपीज आपको अपने पास पहले से रख लेनी है। SC ST सर्टिफिकेट, जो भी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है आपके पास, है ना, वो 500 KB उसका साइज ये याद रखना है। PDF फॉर्मेट में भी आप उसे यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। बाकी जनरल वाले उनके लिए तो है ही नहीं है सब कुछ। सिग्नेचर आपका 30-70 और व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से साइन करना है, और फोटो खिंचवाते तो पीछे लाइट बैकग्राउंड रखना है। स्ट्रेट देखना है, चश्मा मत लगा लेना, आड़ा टेढ़ा मत देखना। ये वो सारे आरआरबी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट दी हुई है, इसलिए आप, ताकि आप फ्रॉड से बचे रहो। जैसे भोपाल से भर रहे हो तो ये वेबसाइट है, चेन्नई से भर रहे हो तो ये रहा, मालदा से, प्रयागराज से, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, तो आप इतने सारे आरआरबी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। और क्या बचा, मॉडिफिकेशन तो आप कर ही लोगे, है ना। और क्या, नहीं घबराओ मत, तो मेरी रिंगटोन है। और ये तो शॉर्ट फॉर्म्स है सारे के सारे। ठीक, ये बाकी मैंने आपको ये सब बता दिया, इसके लिए परेशान होना नहीं है। और ये है आपका यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी। देखो जैसे कि मैं आपको ना भोपाल का बताता हूँ कि हम तो भोपाल वाले हैं, तो भाई हमारे में ये दो जोन आ गए, एक WCR आ गया, एक WR आ गया। WCR में आप देखोगे जनरल के लिए 145 सीटें और WR में 35 सीटें हैं। ऐसी SC के लिए चेक करो जरा, 25 हो गई WCR में, और ये 5 हो गई। ST वालों को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर WR में एक भी सीट नहीं है, तो अगर वो धोखे से भर दे और यहाँ सीट ना रहे, इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो सीट चेक करो, ये चार्ट की फोटो खींच लो, अपना कैटेगरी देख लो, और यहाँ पर ये RRB चेक कर लो कौन से, जैसे अहमदाबाद से भरना चाहते हो, वेस्टर्न रेलवे आता है उसमें, तो 95 जनरल के लिए, 37 सीट SC के लिए, 17 ST के लिए, OBC के लिए 65, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 28, और इस तरह से टोटल ये हो जाते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर लिखा है, तो एक्स सर्विसमैन ये वाला कॉलम चेक कर लेंगे, यहाँ से अपनी RRB चेक कर लेंगे। ठीक है, कौन से जोन के लिए भरने चाह रहे हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं PDF दे रहा हूँ, बाकी आप एक काम करो, रोक रहा हूँ मैं, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट एक ले लो। ठीक, ले लिया इतना, रोक करके वीडियो से भी ले लेना। और ये मैं फिर से इतने में कर देता हूँ, फिर से एक ले लो, अपने देख लो कौन से वाले RRB से भरना है आपको। आपकी सीट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा और ऊपर कर दिया रोक के, है ना, ये रहा, ये खत्म हो गया यहाँ से। इसका सर्टिफिकेट आ जाएंगे जिनके लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है। दोस्तों मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको, जो भी जैसा भी लगा हो जरूर, आप कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके जरूर यहाँ पर बताएं, है ना। जैसे ही मेरे पास मौका होगा मैं आपके डाउट के सारे आंसर आपको दे दूंगा। क्लियर है ना। तो इसी के साथ इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लें, हमारा आखिरी कवर अच्छा दिखना चाहिए ना, ये रहा। ठीक है दोस्तों ना, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और अच्छी तैयारी करें। स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतना वीडियो अगर आपने अच्छे से सुन लिया होगा तो कैसे प्रिपरेशन करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी साइंस और मैथ्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, क्रैश में पढ़ लो, और यूट्यूब से सारी चीज़ें मिल जाती है, कहीं जाने की जरूरत है नहीं आपको। टॉपिक डालो, आपको सब मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ के तैयारी करके पेपर दे लो, देख लो क्या होता है कैसा। बाकी कहीं ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, आपको क्या कैसे करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहें।